नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आज बाजार में भले ही कई तरह के पेय पदार्थ उपलब्ध हों, सीलबंद फ्रूट जूस से लेकर ठंडक देने वाले कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन दूध की जगह न कोई ले पाया है न ले पाएगा। आपको पसंद हो या ना हो, दूध तो पीना ही पड़ता है। फिर चाहे चाव से पिए, माँ की डांट सुनकर या फिर डॉक्टर की सलाह पर। तो ऐसे कौन से गुण हैं दूध में कि ये हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा बन गया है। दूध की बढ़ती मांग हमारे पशुपालक, खास तौर से छोटी जोत के किसानों के लिए किस तरह से वरदान साबित हो रहा है और दूध और पर्यावरण के बीच किस तरह का संबंध है, इस पर आज हम कृषि विशेष में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि दूध है जरूरी। अक्सर बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं। शायद आप भी उन्हीं में से एक रहे होंगे, लेकिन माँ को अक्सर आपने बच्चों के पीछे दूध का ग्लास लेकर भागते दौड़ते देखा होगा। दूध को स्वादिष्ट बनाने के लिए माएँ क्या क्या जतन नहीं करती। कभी मिल्कशेक बनाती हैं तो कभी बच्चों का पसंदीदा फ्लेवर ऐड करती हैं। तो चलिए आज सबसे पहले यही जानने की कोशिश करते हैं कि दूध को लेकर माताएं इतनी मशक्कत क्यों करती हैं। दूध पीना किसी को अच्छा लगे या न लगे, लेकिन इसे पीना जरूर चाहिए, वो भी हर उम्र में। बेहतर स्वास्थ्य के लिए बचपन में माँ के दूध के बाद गाय का दूध पीना सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है और इसे अमृत की संज्ञा दी गई है। इसकी वजह है दूध में मौजूद पोषक तत्व, जो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बेहद जरूरी है। दूध हड्डी और मांसपेशियों को मजबूती देता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण स्रोत है दूध। ये दोनों पोषक तत्व हड्डियों के विकास के लिए जरूरी हैं। बचपन से लेकर वयस्क होने तक आपके जीवन में हड्डियों से जुड़ी अलग अलग समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए उम्र कोई भी हो, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए दूध सबसे अच्छा विकल्प है। दूध हड्डियों को मजबूत बनाकर बढ़ती उम्र में हड्डी के रोग जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर से बचाव करने में मदद करता है। इसके साथ ही दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी मांसपेशियों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा दूध में पाए जाने वाला कैसीन और वे प्रोटीन, जो कि हाई क्वालिटी प्रोटीन कहलाते हैं, ये न सिर्फ मांसपेशियों को होने वाले नुकसान से बचाते हैं, बल्कि उनके निर्माण में भी मदद करते हैं। दूध में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो दांतों को कैविटी से तो बचाते ही हैं, साथ ही दांतों से जुड़ी अन्य समस्याओं से भी निजात दिलाते हैं। तो आपने देखा दूध कितना लाभकारी और गुणकारी है। दूध के इन गुणों की वजह से ही हर माँ अपने बच्चे को दूध पीने की हैबिट डेवलप करना चाहती है, जिससे उसके बच्चे का ठीक तरह से शारीरिक विकास हो सके और वो तमाम तरह के रोगों से बचा रहे। दूध की अहमियत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2001 से हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाना शुरू किया, ताकि दुनिया भर में लोग दूध और दूध निर्मित पदार्थों की उपयोगिता को समझें। साथ ही डेयरी सेक्टर के विकास से देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले। यूं तो माना जाता है कि दूध और उससे जुड़े उत्पाद हमारे आहार का हिस्सा करीब 8000 साल पहले से है। लेकिन क्या आप जानते हैं उस क्रांति के बारे में जिसने हमारे देश के ऐसे किसान, जिनके पास न ज्यादा जमीन है न ज्यादा पूंजी, उनके सशक्तिकरण के सपने को हकीकत में बदल दिया और भारत को दूध उत्पादन के मामले में पहली कतार में ला खड़ा किया। आइए जानते हैं उस क्रांति के बारे में। ऑपरेशन फ्लड, यही वो नाम है जिसके बाद मानो देश में दूध की नदियां बह गई थी। ऑपरेशन फ्लड को व्हाइट रेवोल्यूशन और श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह हरित क्रांति से देश गेहूं उत्पादन में सुदृढ़ हुआ,
ठीक वैसे ही 1970 में शुरू हुई इस श्वेत क्रांति ने देश को दूध के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया। उत्तर की जो दुग्ध क्रांति हुई उसने देश में पूरे दुग्ध का परिदृश्य बदल दिया। आज हम विश्व में दुग्ध उत्पादन में 1 नंबर पर पहुंच चुके हैं और पर कैपिटा में मिल्क कंजम्पशन में भी काफ़ी आगे बढ़े हैं, और जिसका निश्चित रूप से जो है सो आपके लोगों के खाने पीने के ऊपर एक जो है सकारात्मक प्रभाव आया है, और दुग्ध से के ऊपर जीवन यापन करने वालों के लोगों के जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन आया है, खास करके आर्थिक रूप से। श्वेत क्रांति के जनक यानी पिता वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन न सिर्फ देश में दूध का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अमूल के चेयरमैन थे, बल्कि इन्हीं के एक्सपेरिमेंटल पैटर्न पर ये ऑपरेशन फ्लड आधारित था। यही वजह थी कि वर्गीज को ही NDDB का चेयरमैन बनाया गया था। वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति कोई छोटी सी 5 वर्षीय योजना नहीं थी, बल्कि सरकार द्वारा बनाई गई सुनियोजित 3 चरणों में होने वाली एक लंबी योजना थी, जिसके 3 चरण थे। पहला चरण 1970 से 1980 तक चला, दूसरा चरण 1980 से 1985 तक और तीसरा चरण 1985 से 1996 तक चला। जहां पहले चरण का उद्देश्य 10 राज्यों में 18 मिल्क शेड्स लगाना था, जिसकी शुरुआत 4 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई मार्केट से की गई थी, तो वहीं दूसरे चरण का उद्देश्य पहले चरण को ही आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना था। साल 1985 में इस चरण के अंत तक 136 मिल्क शेड्स बनाए जा चुके थे, जिसके चलते 4.25 मिलियन टन तक दूध का उत्पादन होने लगा था। वहीं बात करें अगर तीसरे चरण की, तो इस समय तक ऐसी स्थिति और प्लान बना लिए गए थे जिनसे लंबे समय तक इसका लाभ प्राप्त किया जा सके, जैसे कच्चे दूध के लिए एक मार्केट बनाना, टेक्निकल सर्विसेज का विकसित किया जाना, मवेशियों का खाना, इमरजेंसी हेल्थ सर्विस। इन तमाम सुविधाओं के चलते दूध का उत्पादन बढ़ चुका था। इसके साथ ही 3 स्टेट ऑफ द आर्ट डेयरी बनाई गई, जिससे घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में आसानी हुई। इतना ही नहीं, गाय और भैंस की ब्रीड्स को भी अपग्रेड किया गया। साथ ही एनिमल हस्बेंड्री में भी रिसर्च और विकास हुआ। श्वेत क्रांति से होने वाले लाभ की अगर बात करें, तो देश में दूध का उत्पादन बढ़कर महज 40 सालों में 20 मिलियन मेट्रिक टन से 100 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। श्वेत क्रांति ने देश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानवर रखने को प्रोत्साहित किया, जिससे देश में भैंसों और मवेशियों की संख्या में इतना इजाफा हुआ कि ये संख्या बढ़कर दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई। डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट देश के सभी हिस्सों में हुआ, जिसका फायदा 22 राज्यों के 180 जिलों के 1,25,000 गांवों को मिला। तो इस तरह श्वेत क्रांति ने देश को दूध के उत्पादन में न सिर्फ अव्वल स्थान हासिल कराया, बल्कि गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर दिया। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि डेयरी सेक्टर के इस उभार का पर्यावरण से क्या ताल्लुक है और पशुपालकों की इसमें कितनी अहम भूमिका है। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। दूध है जरूरी। जी हाँ, दूध सिर्फ हमारी सेहत के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि डेयरी सेक्टर में रोजगार पाने वाले देश के करोड़ों पशुपालकों के लिए भी जरूरी है। आज दूध और उससे जुड़े उत्पादों का बाजार कितना बड़ा है और वैश्विक बाजार में हम कहाँ खड़े हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन क्षेत्र लगातार अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी का आकलन करें तो 5% की हिस्सेदारी के साथ डेयरी क्षेत्र सबसे बड़े सेक्टर के रूप में उभरकर सामने आया है। सिर्फ डेयरी सेक्टर से ही आज करीब 8 करोड़ से ज्यादा किसानों की आजीविका चल रही है। पिछले 5 सालों के दौरान देश में दूध उत्पादन 6% से ज्यादा की दर पर बढ़ा है। 2014-15 में दूध उत्पादन 146.3 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2018-19 में 187.7 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। 2019-20 में लगभग 198.4 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ भारत विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा। वहीं साल 2025 तक ये आंकड़ा 270 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद है। हमारा देश दूध उत्पादन में दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। हमारे देश में पशुपालन ये हमारी बहुत ही पुरानी परंपरा है। हम गाय को माता मानते हैं और गाय के साथ जुड़कर किसानी करने का हमारे देश में बहुत पुराना एक रस्म चल रहा है। देशवासियों को वर्ल्ड मिल्क डे की शुभकामना देते हुए हमारी माता बहनें इसी पशुपालन के व्यवसाय के साथ जुड़कर देश के लिए न्यूट्रिशनल घी दूध पैदा करके हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य को निर्माण करने के सहयोग दे रही हैं। देश में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। देश में दूध के कुल उत्पादन में हिस्सेदारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है 18%, राजस्थान की 11%, आंध्र प्रदेश की 10%, गुजरात की 8%, तो पंजाब की हिस्सेदारी है 7%। वैश्विक दूध उत्पादन के मामले में भारत 23% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सिरमौर है। खासकर भैंस के दूध उत्पादन में भारत पहले पायदान पर है। बता दें कि सिर्फ उत्पादन ही नहीं, दूध पीने वालों की संख्या भी हमारे ही देश में सबसे ज्यादा है। भारतीय बाजार में आपको तरह तरह के दूध मिल जाएंगे, मसलन गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, ऊंट का दूध और अब तो फ्लेवर्ड मिल्क का जमाना आ गया है। तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण के साथ दूध और उससे बने उत्पादों की मांग में तेजी आई है। बाजार की इन उभरती संभावनाओं को देखते हुए सरकार दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी नस्ल सुधार से जुड़ी योजनाओं के जरिए पशुओं के देसी नस्लों के संरक्षण और उनकी उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चूंकि करोड़ों लोगों की आजीविका डेयरी उद्योग पर निर्भर है, इसलिए इस सेक्टर के विकास के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ये तो आप भी मानेंगे कि किसी एक क्षेत्र का विकास पर्यावरण के विनाश का कारण नहीं बनना चाहिए। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेयरी और जलवायु परिवर्तन का बहुत ही गहरा नाता है। तो आइए समझते हैं इनके संबंध को और जानते हैं कि पशुपालक किन बातों का ध्यान रखकर जलवायु संकट को कम कर सकते हैं। डेयरी सेक्टर के तेजी से उभरते बाजार ने जहां छोटे किसानों की जिंदगी में खुशहाली ला दी, वहीं पर्यावरण से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी अब हमारे सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जिससे उनकी उत्पादकता घटती है और बढ़ते दूध की मांग को पूरा करने के लिए पशुपालकों को पशुओं की तादाद बढ़ानी पड़ती है। इन पशुओं के रखरखाव के क्रम में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। कई जगहों पर डेयरी फार्म्स में पानी की इतनी खपत होती है कि इसका असर वहां के भूजल स्तर पर पड़ रहा है। पशु आहार के लिए काफी मात्रा में अनाज और हरा चारा उगाने के लिए पानी और जमीन की जरूरत पड़ती है। कई बार जंगलों को भी साफ करना पड़ता है, जिससे जैव विविधता पर भी संकट आ सकता है। डेयरी उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट नदी नालों में मिलकर पानी को दूषित करता है। इतना ही नहीं, आज डेयरी सेक्टर को प्रदूषण बढ़ाने वाले क्षेत्र के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दूध उत्पादन और प्रसंस्करण के दौरान काफी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। कृषि क्षेत्र को अगर आप देखें और जलवायु परिवर्तन को देखें तो ये ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो जिसके निकलने की बात की जाती है और जिसके कारण कहा जाता है कि ऋतु परिवर्तन में काफ़ी उसका असर हो रहा है। परंतु अगर हम देखें वर्ल्ड ओवर, पूरे विश्व में अगर कृषि क्षेत्र को देखें तो 24% ग्रीन हाउस गैस का जो है कृषि क्षेत्र से आता है। हिंदुस्तान में, हमारे देश में यह पहले से ही कम था, करीब करीब ये 16% था। भारत सरकार, आम लोग और राज्य सरकारों ने मिलकर काफ़ी बेहतर काम किया है। और अभी जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है जलवायु परिवर्तन पर, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति है उसके समक्ष, तो पहली बार 16% से घट के 14% हो गया है हमारे कृषि क्षेत्र का। इस तरह अगर हम देखें तो विश्व में जहां 24% कृषि क्षेत्र आमतौर पर कंट्रीब्यूट कर रहा है जलवायु परिवर्तन में, भारत में घट के 14% हो गया है। भारत एक तरीका से इसमें आप कहें कि अग्रणी देशों में शामिल है, जिसने कृषि क्षेत्र में इसको कमी लाई है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में। ये समस्या सिर्फ भारत की ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में डेयरी क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभावों पर शोध और अनुसंधान चलाए जा रहे हैं। भारत ने इस चुनौती को गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। नस्ल सुधार कार्यक्रमों के जरिए देसी नस्लों के पशु रखने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उनमें मौसम की मार को झेलने की क्षमता ज्यादा होती है। साथ ही दुधारू पशुओं को बाईपास प्रोटीन देने और आहार की संतुलित राशनिंग करने के लिए पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है। कुछ इसी तरह के प्रयासों के कारण भारत ने कृषि क्षेत्र में होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करके दिखा दिया। जलवायु परिवर्तन का संकट दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हर उस क्षेत्र को लेकर गहन विचार किया जा रहा है जिसे अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की जरूरत है। ऐसे में दुग्ध दिवस 2022 की थीम को जलवायु संकट से जोड़ना काबिले तारीफ है। इसका उद्देश्य अगले 30 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके और डेयरी क्षेत्र को टिकाऊ बनाने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके डेयरी नेट जीरो हासिल करना है।
अगर पशुपालक सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से जुड़े और पशुओं के रखरखाव और चारा उत्पादन के तौर तरीकों में बदलाव करें। कृषि विशेष में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय और जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।